हमने लास्ट क्लास कैपेसिटर स्टार्ट किया था और कैपेसिटर पे हमने पहले ये सीखा कि कैपेसिटेंस होता क्या है, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने बैटरी अगर कैपेसिटर से कनेक्ट करी है तो कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, हीट एनर्जी कितनी रिलीज होती है, ये पार्ट हमने सीखा। अब हम लोग जो है किरचॉफ्स के जो दो लॉज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैपेसिटर अगर सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं, एक से ज़्यादा कैपेसिटर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बैटरीज भी हो सकती हैं, तो हर कैपेसिटर में कितना चार्ज आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ्स के दो लॉज आते हैं और पहला जो है वो है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। अब किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या है? आपको सर्किट में हो सकता है कि कई सारे वायर्स दिखें और वो वायर हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हो, जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे उसको हम जंक्शन का नाम देंगे, तो ये जंक्शन है। अगर इस वायर में Q1 का चार्ज आया है, इसमें Q2 का चार्ज आया है और यहाँ से Q3 का चार्ज आया है, यहाँ से बाहर Q4 का चार्ज चला गया और यहाँ से बाहर Q5 का चार्ज चला गया, तो किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ ये कहता है कि किसी भी वायर का या कोई भी जंक्शन जो है ये कभी कोई चार्ज स्टोर करके नहीं रखता है, इसके पास जितना चार्ज अंदर आएगा उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर इसके पास अंदर आने वाले चार्जेस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हैं और बाहर जाने वाले चार्जेस Q4 प्लस Q5 है, तो जितना चार्ज अंदर आएगा उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। ये किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ है। ठीक है, तो सिंपल है कि जितना चार्ज जंक्शन के अंदर आता है उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर जाता है। जो दूसरा लॉ है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, इसके बारे में समझते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को समझने के लिए पहले तो आप इस बात को समझें कि अगर हमारे पास कोई भी कैपेसिटर दिया गया है तो इस कैपेसिटर की ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो मान लो उसके पास चार्जेस Q और माइनस Q हैं, हमेशा चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। और अगर इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C के बराबर है, ये प्लेट जिस पॉइंट से जुड़ी है उस पॉइंट को A कह देते हैं और ये वाली प्लेट जिस पॉइंट से जुड़ी उस पॉइंट को B कह देते हैं। तो हमेशा जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है। और ए और बी में हम ये कह सकते हैं कि ए का पोटेंशियल बी से बड़ा है क्योंकि ए पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है और बी नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है। तो ए और बी में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है वो आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं जो कैपेसिटर का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो V है ये V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट है। तो हमेशा याद रखना जो V होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स होता है कि इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। और उसकी जो वैल्यू होती है आप ये Q बाई सी से निकाल सकते हैं, V को Q बाई सी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि VA माइनस VB की जो वैल्यू है ये Q बाई सी के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर आप सिर्फ V लिख रहे हैं तो V एक्चुअली होता है पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी के बराबर होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी कैपेसिटर है जिसमें चार्जेस दिए हैं और कैपेसिटेंस दिया है, तो अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो हम अगर लिखते हैं VA माइनस VB, मतलब ए का डिफरेंस बी से निकाल रहे हैं, और जब VA माइनस VB लिखेंगे तो हम ए से चलकर बी की तरफ जाएंगे। VA माइनस VB का मतलब ए से चल के बी की तरफ जाएंगे, और जब ए से चल के बी की तरफ जाएंगे तो पहले कौन सी प्लेट आती है? पहले अगर पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट आती है तो VA माइनस VB की वैल्यू निकालते समय ए से बी अगर गए तो पहले Q वाली प्लेट आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम Q बाई सी लिख देंगे। वहीं अगर हमें निकालना होता VB माइनस VA, तो VB माइनस VA निकालना होता तो हम B से चलकर A की तरफ जाते, और B से चल के जब A की तरफ जाते तो पहले कौन आता? पहले नेगेटिव प्लेट आती, तो हम लिख देते माइनस Q वाली चार्ज वाली प्लेट है डिवाइडेड बाई सी। तो कोई भी कैपेसिटर आपको सर्किट में मिलता है और आप कैपेसिटर के अक्रॉस ट्रैवल करते हो, तो जब भी ट्रैवल करोगे तो जो भी पहले प्लेट आएगी उस पे चार्ज डिवाइडेड बाई सी, ये उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये
कि अगर हमें कोई बैटरी मिलती है, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी में एक बड़ी वर्टिकल लाइन होती है, एक छोटी वर्टिकल लाइन होती है, और इस तरीके से बैटरी लिखी जाती है। और मान लो मैंने लिखा कि ये बैटरी 3 वोल्ट की है। इसका ये मतलब है कि ये जो बड़ी वाली वर्टिकल लाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहा जाता है, और जो छोटी वाली लाइन है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहते हैं। अब अगर हम बैटरी के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और अगर आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है तो आप ए से ट्रैवल करके बी की तरफ जाएंगे, और जब ए से ट्रैवल करके बी की तरफ जाएंगे तो पहले कौन सी प्लेट आई, पहले पॉजिटिव टर्मिनल अगर आया तो हम लिख देंगे +3 वोल्ट। ठीक है, वही अगर हमें निकालना होता वी बी माइनस वी ए, तो हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, और बी से ए की तरफ जाते समय पहले अगर छोटी वाली टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल आया है तो हम यहां लिख देंगे -3 वोल्ट। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम जा रहे हैं तो हमें Q/C लिखना होता है, और अगर हम बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं तो जितने वोल्ट की बैटरी होगी वो हमें लिखना होता है विद साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। जो भी पहले टर्मिनल आता है या जो भी पहले प्लेट आती है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब कोई भी सर्किट अगर हमको दी होती है तो एक सर्किट में हो सकता है कि एक से ज्यादा बैटरीज हो और या एक से ज्यादा कैपेसिटर हो। तो मान लो मैं एक कोई सर्किट बनाता हूं जिसमें एक बैटरी हो गई, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये कोई दूसरी बैटरी हो गई, फिर ये कोई दूसरा कैपेसिटर हो गया। मान लो इस तरीके से कोई सर्किट। ठीक है, ये बैटरी है 6 वोल्ट की, या ये बैटरी है मान लो V1 के बराबर है, इसमें चार्ज Q1 है, इसमें -Q1 है, ये कैपेसिटेंस C1 का है। ये बैटरी V2 की है, इसमें चार्ज है -Q2, इसमें चार्ज है +Q2, और ये कैपेसिटर है C2 का। ऐसे कोई भी मैंने अपने मन से एक सर्किट बना दी, और मान लो मैं कहता हूं कि ये पॉइंट A है, और ये वाला पॉइंट B है, और ये वाला पॉइंट C है। आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कह सकता है। तो अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, तो अगर हम वी ए माइनस वी बी लिख रहे हैं तो हम ए से स्टार्ट करके बी की तरफ जाएंगे, और ए से स्टार्ट करके जब बी की तरफ जाएंगे तो पहले हमें कौन सी प्लेट टर्मिनल मिला, पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो हम +V1 लिख देंगे। ठीक है, बैटरी को क्रॉस करने के बाद अब हम ए से बी अगर जा रहे थे तो बैटरी को क्रॉस किया, अब हमको मिलता है ये वाली प्लेट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है तो हम कैपेसिटर के क्रॉस जब जाते हैं तो लिखते हैं Q/C। तो यहाँ पे Q1/C1, और पॉइंट बी पे पहुंच गए तो ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। वही पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको ए और सी के बीच में निकालना होता, या बी और सी के किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकालना होता, अगर ए से सी के बीच में निकालना है तो ए से स्टार्ट करके सी की तरफ जाएंगे, और ए से स्टार्ट करके सी की तरफ जाएंगे तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल वाली बैटरी आई है तो V1 लिख देंगे, फिर पहले पॉजिटिव प्लेट आएगी तो +Q1/C1 लिख देंगे, फिर आगे जाएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का आएगा तो -V2 लिख देंगे, फिर आगे जाएंगे तो नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आएगी तो -Q2/C2 लिख देंगे, और हम सी पॉइंट पे पहुंच गए। ये ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सिंपल सा रूल है, आपको ये रूल याद रखना है कि हमको जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हम उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाएंगे और फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है जो किसी भी दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालने के लिए यूज होता है। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ का ही एक कह सकते हो एक एप्लीकेशन है जिसमें हम कहते हैं लूप लॉ। तो लूप लॉ कोई अलग लॉ नहीं है बल्कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का ही एक पार्ट है। अब लूप लॉ का मतलब क्या हुआ? लूप लॉ का मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई लूप है, लेट्स से कि हमने एक कैपेसिटर बनाया, यहां पे एक बैटरी बनाई, यहां पे एक दूसरा कैपेसिटर बना दिया, ठीक है, और यहां पे हो सकता है कि एक और बैटरी हम बना दें। इस बैटरी का पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे Q1 माइनस Q1 का चार्ज है, C1 का कैपेसिटेंस है। ये बैटरी V2 की पोटेंशियल की है, यहाँ पे Q2 और माइनस Q2 का चार्ज है, कैपेसिटेंस C2 का है। ठीक है, तो ये कोई भी एक लूप है। लूप मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे खत्म होता है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि ये पॉइंट A है और यही पॉइंट B भी है, मतलब ये दोनों पॉइंट सेम है, A और B अब पहले अलग अलग थे, अब एक ही पॉइंट हो गए। तो अगर मैं A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा
तो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि ए और बी सेम पॉइंट है, एक पॉइंट का पोटेंशियल खुद उससे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जीरो आएगा, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से निकालेंगे तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और घूमकर वापस हम बी पर पहुंच जाएंगे। तो ए से स्टार्ट करके अगर हम बी में पहुंच रहे हैं और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज साइन बना दिया कि ए से स्टार्ट करके बी की तरफ जाना है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। अब ए से स्टार्ट करके बी में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो मिलेगा, लेकिन यही डिफरेंस अगर हम क्यू और वी और सी के टर्म में लिखते, तो ए से स्टार्ट करते, घूमकर बी की तरफ जाते, तो पहले क्या मिलता? पहले मिलता हमको Q1 का चार्ज और C1 का कैपेसिटर, तो Q1 बाई C1 लिख देते। फिर आगे बढ़ते तो कौन सी बैटरी का टर्मिनल मिलता? नेगेटिव मिलता, तो -V2 लिख देते। फिर आगे बढ़ते तो फिर से हमको Q2 वाले प्लेट मिलती, तो लिखते Q2 बाई C2। और फिर आगे बढ़ते तो हमको नेगेटिव टर्मिनल मिलता पहले, तो -V1। और क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए, तो यही ए और बी के बीच का डिफरेंस है, जो कि जीरो के बराबर होगा, और जीरो के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम किरचॉफ्स लूप लॉ की बात करते हैं, तो किरचॉफ्स लूप लॉ में जिस पॉइंट स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट पे घूम के वापस आ जाते हैं, वो डिफरेंस जीरो होता है। और बाकी तरीका वही है कि कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं तो Q बाई C लिखना है, और बैटरी को क्रॉस करते हैं तो V लिखना है, विथ साइन कि पहले कौन सी प्लेट या पहले कौन सा टर्मिनल आता है। ठीक है, अब जहां तक न्यूमेरिकल्स की बात है, तो हो सकता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें एक से ज्यादा बैटरीज हैं या एक से ज्यादा कैपेसिटर है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं जिसमें मान लो मैं कहता हूं कि हमारे पास दो बैटरीज हैं, ठीक है, और ये दो बैटरीज के संग एक कैपेसिटर मैंने जोड़ दिया। मान लो ये बैटरी है V1 की, ये बैटरी है V2 की, और ये कैपेसिटर है C। और क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको पूछा गया कि फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, क्योंकि इसमें एक ही लूप है, एक से ज्यादा लूप में हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक ही लूप में कैलकुलेशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर हम कैलकुलेट करके आंसर निकालते तो क्या करते हैं? अगर मान लो एक से ज्यादा बैटरीज हैं, तो आप कोई भी एक बैटरी को सेलेक्ट करोगे, कोई भी एक बैटरी, और जिस भी बैटरी को सेलेक्ट करोगे उसके पॉजिटिव टर्मिनल से Q का चार्ज निकालेंगे। ये Q का चार्ज पूरी सर्किट पे घूमता हुआ वापस उस बैटरी के अंदर आ जाना चाहिए, ये रूल है। तो जैसे मान लो यहां पर दो बैटरीज हैं, एक V1 की बैटरी है, एक V2 की बैटरी है। हमने मान लो V1 की बैटरी को सेलेक्ट किया और यहां से हमने Q का चार्ज निकाल दिया। ठीक है, तो ये Q का चार्ज जो बैटरी से निकला है, ये पूरी सर्किट पे घूमकर वापस यहां पर पहुंच जाना चाहिए। जब ये Q का चार्ज बैटरी के अंदर से गया, तो ठीक है, तो बैटरी में कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है, तो ये Q का चार्ज बिना किसी स्टोर किया हुआ ये Q का चार्ज सीधे चला जाएगा, फिर ये Q का चार्ज आगे जाएगा। चार्ज स्टोर कौन करता है? कैपेसिटर करता है। तो जैसे ये Q का चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट के पास आएगा, इसको Q मिल जाएगा, सामने वाले को -Q इंड्यूस कर देगा, और ये Q वापस बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि टोटल चार्ज मिलाकर इस कैपेसिटर को जीरो मिला है। तो अगर Q का चार्ज आया था तो Q का चार्ज बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज इन दोनों ने मिलकर जीरो स्टोर किया होगा, और ये Q का चार्ज जाएगा और बैटरी के अंदर वापस आ जाएगा। इस तरीके से हमने चार्ज को एक बैटरी से निकाला, भले ही दो बैटरी थी, लेकिन किसी भी एक बैटरी से निकाला और वापस उस बैटरी के अंदर चार्ज को पहुंचा दिया। अब हम लगाते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, लूप लॉ लगाते हैं, और लूप लॉ में हम यहां से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर वापस यहीं आ जाएंगे। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहले नेगेटिव प्लेट आती है तो -V1 लिख देंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर नेगेटिव प्लेट आती है तो -V2 लिख देंगे, फिर आगे जाएंगे, हमको पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट आई है जिसमें Q का चार्ज है, और कैपेसिटर को क्रॉस करते समय Q बाई C लिखते हैं। तो पहले नेगेटिव प्लेट आई -V1, फिर नेगेटिव प्लेट आई -V2, और फिर यहाँ पे Q का चार्ज आया तो Q बाई C, और फिर हम घूम के वापस यहीं पहुंच गए हैं। तो हमको ये पता है कि वापस यहाँ पहुंचेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। अब अगर हम V1 और V2 को राइट में ले जाएं तो हम लिख सकते हैं कि जो Q की वैल्यू होनी चाहिए, ये होनी चाहिए C इंटू V1 प्लस V2 के बराबर। इतना चार्ज इस कैपेसिटर में होना चाहिए। ठीक है,
अभी हम लोग आगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर किसी भी सर्किट में जब एक से ज्यादा बैटरीज हैं तो ये बैटरीज, जैसे ये वाली बैटरी है और ये वाली बैटरी है, चार्ज हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका ये है तो अगर ये अकेली बैटरी होती तो क्या ये चार्ज को राइट की तरफ भेजती, और अगर ये अकेली बैटरी होती, ये नहीं होती, तो इसका भी चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलता और ये भी चार्ज को राइट की तरफ ही भेजता। मतलब अगर अकेले अकेले बैटरीज होती तो दोनों ही चार्ज को राइट की तरफ भेजती, ये भी क्लॉकवाइज चार्ज को भेजती, ये भी क्लॉकवाइज चार्ज को भेजती। तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि दोनों बैटरीज चार्ज को एक ही तरफ भेज रही हैं तो जो टोटल बैटरी होगी ये इन दोनों को जोड़ के आ जाएगी। हम लोग आगे इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, बट अभी आप फिलहाल ये मान के चलें कि जब भी बैटरीज चार्ज एक ही तरफ भेजने की कोशिश करती हैं तो उन सारी बैटरीज को हम जोड़ सकते हैं और हम ये लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। यहां पे हम कह सकते हैं कि ये दो बैटरीज अगर हैं तो ये दोनों बैटरीज जुड़कर जो V बनाएंगी वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा और Q इज इक्वल टू C इंटू V में टोटल बैटरी V1 प्लस V2 के बराबर लिख दी जाएगी। ठीक है, अगर एक सिंगल कैपेसिटर है, मैं तब की बात कर रहा हूं। वही अगर सर्किट इस तरीके की होती जिसमें मान लो ये दोनों बैटरीज या एक दो से ज्यादा बैटरीज भी हो सकती थी। अब मान लो इस तरीके से होता कि ये बैटरी इधर है और ये दूसरी बैटरी अपोजिट पोलैरिटी की रखी है, मतलब इस तरीके से रखी है, और यहां पर एक कैपेसिटर है C का। ये V1 की बैटरी है, ये V2 की बैटरी है। तो आप कह सकते हो कि V1 की बैटरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चार्ज को भेजती, लेकिन V2 की बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चार्ज को भेजती। तो यहां पर ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, फेवर नहीं कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, और अपोज करने में जीतेगा कौन, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मान लो आपको दिया है कि V1 V2 से बड़ा है और V1 अगर V2 से बड़ा है तो V1 ज्यादा बड़ा है तो V1 डिसाइड करेगा कि चार्ज किधर जाएगा, और अगर V1 V2 से बड़ा है तो V1 डिसाइड करेगा और कहेगा कि चार्ज क्लॉकवाइज जाएगा, और इसके पास चार्ज Q और माइनस Q का अगर आया है तो आप डायरेक्टली अगर इसको लिखना चाहते तो लिखते Q इज इक्वल टू C इंटू V1 माइनस V2। माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, इसलिए माइनस किया गया है। अगर आप डायरेक्टली लिखना नहीं चाहते तो आप किसी भी एक बैटरी से चार्ज को निकालते, जैसे मान लो मैं यहां से चार्ज को निकालता, Q का चार्ज यहां से निकलता, ये Q का चार्ज आगे बढ़ता और ये Q का चार्ज जब यहां पहुंचता इसको Q मिलता, इसको माइनस Q मिलता, फिर ये Q का चार्ज आगे बढ़ता और बैटरी के अंदर वापस आ जाता। ठीक है, यही तरीका है, जिस भी बैटरी से चार्ज निकालेंगे घूमकर वहीं पहुंचाना है। अब अगर हम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाते यहां से स्टार्ट करके तो पहले हमको क्या मिलता, हमको पहले मिलता नेगेटिव प्लेट। तो पहले में अगर नेगेटिव प्लेट मिलती तो यहां पे क्या लिखते, माइनस V1, यहां स्टार्ट करते माइनस V1, फिर आगे जाते तो पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव टर्मिनल मिलता तो लिखते प्लस V2, और जब इधर जाते तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट मिलती तो Q बाई C, और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए तो इक्वल टू 0 कर देते। यहां से भी आपको मिल जाता Q इज इक्वल टू C इंटू V1 माइनस V2, जो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा बैटरीज हैं और एक ही लूप है, एक से ज्यादा लूप होगा तो हमको इसी तरीके से चार्ज निकाल के करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही लूप है और एक से ज्यादा बैटरीज हैं तो आपको ये खाली चेक करना है कि कौन सी बैटरीज चार्ज को एक तरफ भेज रही हैं और कौन सी बैटरीज चार्ज को दूसरी तरफ भेज रही हैं। जो एक तरफ चार्ज को भेज रही हैं वो सारी बैटरी जोड़ देंगे, जो दूसरी तरफ चार्ज को भेज रही हैं वो बैटरीज को घटा देंगे, नेट बैटरी कितनी मिलती है वो आ जाएगा, और हम लिख सकते हैं Q का चार्ज जो कैपेसिटर में आएगा इज इक्वल टू C इंटू नेट बैटरी कितनी आई है, मतलब एक तरफ वाली बैटरी जोड़ के दूसरी तरफ वाली बैटरी को घटा देना है। ठीक है, अच्छा अब अगर लेकिन मान लो एक से ज्यादा लूप्स आ जाते हैं तब क्या करना होगा। ये तो चलो एक लूप था तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन हो सकता है कि एक से ज्यादा लूप होते तब हम सर्किट में कैसे सॉल्व करते। तो अगर एक से ज्यादा लूप भी होते तो आपको किसी भी एक बैटरी को सेलेक्ट करना होता और उससे हमें चार्ज को निकालना होता, फिर हम देखेंगे कि कितने लूप्स बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है,
तो मैं इधर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। एक नया क्वेश्चन है, इसको समझा जाए कि कैसे हम बैटरी के कैपेसिटर में चार्ज निकालते हैं। मान लो लूप कुछ इस तरीके का है, जिसमें कि ये एक बैटरी हो गई और इस बैटरी के आगे एक कैपेसिटर जोड़ दिया गया और यहां आगे यहां पे एक दूसरी बैटरी हो गई और यहां पे एक दूसरा कैपेसिटर हो गया और फिर यहां पे जाके एक तीसरी बैटरी हो गई और एक तीसरा कैपेसिटर हो गया। अब ये तीनों जाकर इस तरीके से जुड़ गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि दो लूप्स बन गए हैं। मान लो ये बैटरी है 1 वोल्ट की, ये बैटरी है 2 वोल्ट की, ये बैटरी है 3 वोल्ट की, ये कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड का है। माइक्रोफैरेड मतलब 3 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। ये कैपेसिटर जो है ये है 2 माइक्रोफैरेड का और ये कैपेसिटर जो है ये 1 माइक्रोफैरेड का। ये आपको दिया और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए एक से ज्यादा बैटरीज हैं और एक से ज्यादा कैपेसिटर भी हैं। तो अब अगर हमारे पास एक सिंगल लूप नहीं है कि हम बैटरी को जोड़ दें या घटा दें, वो सिर्फ जोड़ना या घटाना एक सिंगल लूप के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर लूप एक से ज्यादा है तो आप किसी भी एक कैपेसिटर, एक बैटरी को कंसीडर करोगे, किसी भी एक बैटरी को, और कोशिश करते हैं कि जो सबसे बड़ी बैटरी है उसी को कंसीडर करें। हालांकि उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने मान लो इस बैटरी को सेलेक्ट किया और इसमें से मैंने Q का चार्ज निकाल दिया। आप किसी भी एक बैटरी को सेलेक्ट करोगे, Q का चार्ज निकालोगे और ये Q का चार्ज पूरी सर्किट में घूमकर वापस यहां पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, जब ये Q का चार्ज आगे गया तो जैसे ही उसको कैपेसिटर मिलता है तो जो भी पहले प्लेट आती है उसमें पॉजिटिव Q आता है, दूसरे में नेगेटिव Q आता है और फिर ये Q का चार्ज इससे निकलकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि टोटल चार्ज 0 मिला है, जितना आएगा उतना आगे बढ़ जाएगा। फिर ये Q का चार्ज जब यहां पहुंचा तो उसको एक जंक्शन मिला। जंक्शन मतलब जहां पर दो से ज्यादा वायर जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक जंक्शन है और हमको ये पता है किरचॉफ जंक्शन लॉ से कि जो भी चार्ज जंक्शन में पहुंचेगा ये सारा चार्ज जो है ये दो हिस्सों में बट जाएगा। कुछ चार्ज इसके पास चला जाएगा, कुछ चार्ज इसके पास चला जाएगा। अब किस पे कितना जाएगा हमें ये नहीं पता, तो हमें एक नया अननोन मानना पड़ेगा और ये नया अननोन हम मान लेते हैं Q1 और मैं चाहूं तो उसको Q2 मान सकता हूं और ये कह सकता हूं कि अगर इस जंक्शन में Q का चार्ज आया तो Q का चार्ज आने के बाद बाहर जाने वाले चार्जेस Q1 और Q2 हैं, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से हमारे 3 अननोन हो गए हैं, Q नहीं पता, Q1 नहीं पता, Q2 नहीं पता। तो ऐसी जगहों पर हम एक दूसरा पार्ट यूज करते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये Q का चार्ज आया था, इसमें से Q1 इधर चला गया तो बाकी जो चार्ज बचा Q माइनस Q1 ये इधर चला गया। Q2 नहीं लिखेंगे, Q2 लिखने से नंबर ऑफ अननोन बढ़ गए थे, अब सिर्फ 2 ही अननोन है। तो अगर यहाँ पे 10 कूलम आया, इसमें से अगर 3 कूलम इधर चला गया तो बाकी 7 कूलम इधर ही जाएगा। तो वही कहा गया, Q में से अगर Q1 इधर चला गया तो Q माइनस Q1 ऊपर चला गया। अब ये Q माइनस Q1 का चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जाकर इस कैपेसिटर के पास पहुंचेगा और ये वाला चार्ज इस कैपेसिटर के पास पहुंचेगा। तो जैसे ही चार्ज कैपेसिटर के पास पहुंचा उस पे चार्ज Q1 आ गया, सामने वाले में माइनस Q1 आ गया और ये Q1 फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। उसी तरीके से Q माइनस Q1 यहां पहुंचा था तो इसके पास Q माइनस Q1 इधर आ गया, इसके पास माइनस ऑफ Q माइनस Q1 इधर आ गया और फिर ये Q माइनस Q1 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जब Q आया था तो हमने यहाँ पे Q दिया था, इसको सामने माइनस Q दिया था और ये Q आगे बढ़ गया था। अब देखिए कि यहां से जो Q1 आ रहा था इन दोनों को मिला, लेकिन अब ये Q1 बिना किसी कैपेसिटर के सामने ना आने पर ये Q1 पूरा आगे की तरफ चला जाएगा। तो Q1 चला गया, कैपेसिटर में ही खाली चार्ज स्टोर होता है। उसी तरीके से Q माइनस Q1 इधर आया, ये Q माइनस Q1 कैपेसिटर को तो मिल गया, ये आगे बढ़ गया। बैटरी से चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, हमने एक बार इस बैटरी को सेलेक्ट कर लिया चार्ज निकालने के लिए, तो बाकी दोनों बैटरी को कुछ नहीं करना है, उनके थ्रू चार्ज को जाने देना है। तो ये Q माइनस Q1 इधर आ गया, ये Q1 इधर आ गया। अच्छा, ये वाले वायर से Q माइनस Q1 आ रहा है,
इससे Q1 आ रहा है, ये दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे क्योंकि जंक्शन है, और जैसे ही ये दोनों यहाँ पे जुड़ेंगे तो ये दोनों चार्ज यहां से जुड़कर यहीं जा सकते हैं और कोई जगह नहीं है जाने की, तो ये दोनों चार्ज अगर जुड़ जाएंगे तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। ये Q वापस इस बैटरी के अंदर वापस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसी भी एक बैटरी को सेलेक्ट करके उससे चार्ज को निकाला और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा करने के बाद हमारे पास कितने अननोन है, Q और Q1 दो अननोन है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। और ऐसा करने के लिए हमें किरचॉफ्स लूप लॉ लगाना है। कितनी बार लगाना है, 2 बार लगाना है। जितने अननोन उतनी बार किरचॉफ्स लूप लॉ लगाना है। तो लूप खोजना है, तो लूप कहां है, एक लूप हमको ये दिख रहा है, दूसरा लूप हमको ये दिख रहा है, तीसरा लूप बड़ा वाला है। तो हालांकि 3 लूप है, लेकिन आपको इनमें से कोई भी 2 लूप लेने हैं, और कोई भी 2 लूप से जो रिजल्ट आएगा एक्चुअली तीसरा लूप उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि हमें 2 लूप कोई भी सेलेक्ट करने हैं। या तो मैं इसको ले सकता हूं, या इसको और बड़े वाले को ले सकता हूं, या इसको और बड़े वाले को ले सकता हूं, कोई भी 2 लूप लेने हैं। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला लूप कंसीडर करते हैं और इसमें हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं। स्टार्टिंग कहीं से करनी होगी, मान लो यहां से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे यहां से और घूमकर वापस यहां पे आ जाएंगे। तो जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलता है हमको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मिलती है, तो हम लिखेंगे -1 वोल्ट। ठीक है, -1। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको नेगेटिव प्लेट वाली बैटरी मिलती है, कितना चार्ज इसके पास, माइनस ऑफ Q माइनस Q1, और कैपेसिटर में लिखते हैं चार्ज डिवाइड बाई C, तो डिवाइड बाई हमने 3 लिख दिया। ठीक है, माइक्रोफैरेड में है तो चार्ज माइक्रोकूलम में आएगा, कोई बात नहीं, 3 है तो 3 लिखना है। फिर आगे बढ़ेंगे और अब हम यहां से स्टार्ट किया, ये लिख दिया नेगेटिव टर्मिनल, ये लिख दिया नेगेटिव प्लेट। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट मिलेगी, और पॉजिटिव प्लेट में लिखेंगे प्लस Q1/2। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी मिलेगी तो +2, और फिर घूम के हम यहां पहुंच गए। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप 0 होता है। अब अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका 6 आएगा, और 6 जाके यहाँ पे 2 और -1 है तो 1 बचेगा, तो 6 बच जाएगा। और ये आएगा 3Q1 और ये +2Q1, तो ये आएगा 5Q1। ठीक है, और इसमें बचेगा कितना, Q बच जाएगा -2Q, और यहाँ पे +6 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी जो हमको मिलती है इसको सॉल्व करके। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम या =-6 लिख देते हैं, =-6, ये फर्स्ट इक्वेशन मिली। उसी तरीके से हम किरचॉफ्स लूप लॉ जो है वो हम दूसरे लूप में लगाते हैं, और दूसरा लूप मान लो मैं ये सेलेक्ट करता हूं, स्टार्ट करता हूं यहां से, घूमकर हम वापस यहीं पे आने वाले हैं। तो जब यहां से स्टार्ट करते हैं तो पहले कौन सा हमको टर्मिनल मिला, नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो हम क्या लिख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल में -2। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव प्लेट मिली -Q1/2, फिर आगे बढ़ेंगे, हमको फिर से नेगेटिव प्लेट मिली -Q/1। फिर आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मिलता है +3, और यहां से जब गए तो वापस इनिशियल पॉइंट में पहुंच गए, =0। ठीक है, अब अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये -2 और 3 मिलके 1 हो जाएगा, जो कि 2 आएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2Q + Q1 = 2 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हमको सेकंड इक्वेशन मिल गई, और सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन अब दोनों को यूज करना है और हमें सॉल्व करना है। तो 2 इक्वेशंस है, 2 अननोन है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने अगर पहली इक्वेशन लिखी है 5Q1 - 2Q = 6, और दूसरी इक्वेशन लिखी है 2Q + Q1 = 2, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सॉरी -6 था, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा 6Q1 = -4, तो Q1 = -2/3 माइक्रोकूलम। ये Q1 की वैल्यू हमको मिल गई, और Q1 की वैल्यू अगर मिल गई तो Q1 को अगर हम पुट कर दें यहाँ पर तो Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो Q1 को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये -2/3 है, राइट में जाएगा तो +2/3, तो हम लिख सकते हैं कि 2Q = 2 + 2/3, तो ये हो जाएगा 8/3, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 4/3 माइक्रोकूलम। ये Q की वैल्यू हो गई। तो Q हमको मिल गया,
Q1 हमको मिल गया, एक चार्ज है Q माइनस Q1 का, तो हम Q माइनस Q1 अगर निकालते हैं तो Q माइनस Q1 हो जाएगा 4/3 प्लस 2/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रोकूलम के बराबर। तो ये तीनों कैपेसिटर में जो चार्जेस हैं, ये तीनों चार्जेस हमको मिल गए, और यही हमको फाइनली निकालना था कि हर कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज आया है। ठीक है, इस तरीके से तीनों चार्ज की वैल्यू मिल गई। ये Q1 नेगेटिव आया है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि ये नेगेटिव वाला जो हमने माना है, अगर हम Q1 को विद साइन यहां पुट करेंगे तो एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा और ये नेगेटिव चार्ज रखेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू आई है वो सही वैल्यूज हैं, और विद साइन आप कैपेसिटर के ऊपर रखेंगे और उसकी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तरीका है किरचॉफ्स लूप लॉ का, जिसमें हम किसी भी एक बैटरी को सेलेक्ट करके चार्ज निकालते हैं, लूप में जहां भी जंक्शन मिलता है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास जितने अननोन होते हैं उतनी बार हम किरचॉफ्स का लूप लॉ लगाते हैं, और हम रिजल्ट उन दोनों या तीनों या जितनी इक्वेशन है उनको आपस में सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया जिससे हम सॉल्व करते निकालते हैं। एक और मेथड है जिसको हम वोल्टेज मेथड कहते हैं, और इस क्वेश्चन को हम वोल्टेज मेथड से भी कर सकते हैं। तो उस मेथड में क्या है मैं आपको समझाता हूं। वो मेथड इससे थोड़ा सा अलग है। उसमें आपको करना क्या है कि ठीक है, आपने जैसे चार्ज को किसी एक बैटरी से निकाला, उसमें भी आपको उस चार्ज को उसी बैटरी से निकालना है, और चार्ज को बैटरी से निकालकर चार्ज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वहां तक बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरा पार्ट है इसका कि हम कैसे करते हैं, तो मैं यहां पर दूसरा मेथड बताता हूं जिसको हम कह रहे हैं वोल्टेज मेथड। और इस मेथड में क्या होगा कि हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एज्यूम करेंगे। जब हम लिखते हैं कि कोई बैटरी मान लो 3 वोल्ट की है, तो उसका मतलब यह होता है कि बैटरी अगर 3 वोल्ट की है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में 3 वोल्ट का डिफरेंस है। पॉजिटिव टर्मिनल कितना है, नेगेटिव टर्मिनल कितना है, ये नहीं पता। हो सकता है कि पॉजिटिव 13 हो, नेगेटिव 10 हो, तो डिफरेंस 3 का आ जाए, या पॉजिटिव 2 हो, नेगेटिव -1 हो, तब भी डिफरेंस 3 का आ जाए। तो डिफरेंस 3 का है, लेकिन किसका कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम एजम्पशन लेंगे कि assume that the negative terminal of battery of 3 volt is 0 volt। हमने ऐसा एजम्पशन लिया है। ठीक है, आप एजम्पशन में 0 के अलावा कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो हमने ये एजम्पशन लिया है कि जो 3 वोल्ट की बैटरी है, इस 3 वोल्ट की बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल 0 है। अगर इसका 0 है तो उसका 3 ही होगा, क्योंकि डिफरेंस 3 का चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझिए आप कि अगर मैंने ये माना है कि नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है, तो यहां का भी 0 है, यहां का भी 0 है, यहां का भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस तब आता है जब बीच में कोई कैपेसिटर आ जाता है या बीच में कोई बैटरी आ जाती है। अगर नेगेटिव टर्मिनल को 0 माना है तो ये वायर है, और वायर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, ये भी 0 कहोगे, और ये भी 0 कहोगे, और ये भी 0 कहोगे, ये भी 0 कहोगे। लेकिन हाँ, बैटरी को क्रॉस करेंगे या कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तब 0 नहीं कह सकते। तो इसका 0 माना है, तो ये वायर जहां जहां तक गया है इन सब के पोटेंशियल 0 है। तो इसको मैंने 0 लिख दिया, इसको भी 0 लिख दिया, इसको भी 0 लिख दिया। ठीक, अब आगे आप ये समझिए, ये चार्ज की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनिशियल वाला पार्ट देखना है कि हमने यहां से चार्ज निकाला, इस Q में से Q1 इधर चला गया, Q माइनस Q1 इधर चला गया, बस इतना समझना है। उसके आगे के चार्ज की लिखने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज मेथड में सिर्फ एक बार चार्ज को निकालकर इसको Q मिल गया, इसमें से Q1 इधर चला गया, Q माइनस Q1 इधर चला गया। हमने इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के 0 माना है, तो यहां का 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0 हो गया। ठीक, अच्छा अगर ये बैटरी 3 वोल्ट की है और अगर ये 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट होना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि अगर ये बैटरी 3 वोल्ट की है
तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से 3 वोल्ट ज्यादा है। तो अगर ये 0 है तो ये 3 ही होना चाहिए, जिससे कि ये डिफरेंस यहां से यहां तक का 3 वोल्ट के बराबर आ जाए। उसी तरीके से अगर ये बैटरी 2 वोल्ट की है, यहां 0 माना गया है, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को 2 कह सकते हैं, जिससे डिफरेंस 2 आ जाए। और ये 1 वोल्ट की है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल 1 वोल्ट का हो जाना चाहिए। ठीक, अब अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहां का पोटेंशियल नहीं पता, तो यहां के हम पोटेंशियल को मान लेते हैं कि यहां का पोटेंशियल x के बराबर है, होगा कुछ हमें नहीं पता कितना, x मान लिया। लेकिन अगर ये x है तो क्या इस पॉइंट के पोटेंशियल को भी x कह सकते हैं और इस पॉइंट के पोटेंशियल को भी x कह सकते हैं, क्योंकि वायर के हर पॉइंट के पोटेंशियल सेम रहते हैं। पोटेंशियल अलग तब होता है जब इसके बीच में कोई बैटरी आ जाती या कोई कैपेसिटर आ जाता, तो दोनों को x नहीं मान सकते थे। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आप दोनों को x मान सकते हो। तो ये अगर मैंने x माना है तो ये भी x है, ये भी x। ठीक है, तो वोल्टेज मेथड में हमें करना क्या होता है कि हमें जो भी कैपेसिटर्स हैं उसके लेफ्ट वाले पॉइंट का पोटेंशियल और राइट वाले पॉइंट का पोटेंशियल कुछ ना कुछ आएगा। एक नोन है, दूसरा अननोन है। इस कैपेसिटर की लेफ्ट पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है और राइट पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट है। इस कैपेसिटर के लेफ्ट पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट है, राइट पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट। ठीक है, हमें यह पता है कि जो भी चार्ज Q का यहां से निकला था, इस Q का कुछ चार्ज यहां चला गया, कुछ चार्ज यहां चला गया। तो आप यहां पर लिखोगे कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q माइनस Q1, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि Q का कुछ चार्ज यहां चला गया, कुछ चार्ज यहां चला गया, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q माइनस Q1। अब इस बात को आप समझिए कि कैपेसिटर के लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहां पर V क्या होता है, V कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस कैपेसिटर की बात करता हूं, तो इस कैपेसिटर में Q का चार्ज है, तो इस Q को हम लिख सकते हैं C इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल लेफ्ट वाली जो पॉजिटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल 3 है, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या 3 माइनस एक्स कहा जा सकता है। तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू C इंटू 3 माइनस एक्स। तो Q को लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 3 इंटू कितना, सॉरी, Q इज इक्वल टू C कितना है, C है 1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 माइनस एक्स, Q इज इक्वल टू CV। उसी तरीके से अगर हम Q1 को लिखते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो Q1 इज इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल x माइनस टू। x माइनस टू क्यों, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव का कम होता है, और क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट हमने मानी है तो हमारे हिसाब से Q1 इज इक्वल टू C इंटू एक्स माइनस टू। तो Q1 को लिख देंगे Q1 इज इक्वल टू C, मतलब 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस टू। उसी तरीके से इसके पास चार्ज इतना है, तो चार्ज इज इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और C है 3 और पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 1, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको पहले लिखेंगे, ये नेगेटिव है तो इसको बाद में लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे Q माइनस Q1 इज इक्वल टू C, 3 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x माइनस 1। ठीक, तो ये हमने लिखा है Q की वैल्यू, ये लिखा है Q1 की वैल्यू और ये लिखा है Q माइनस Q1 की वैल्यू। इन हर जगह पर x अननोन आता है, तो अगर इसको खोल दिया जाए तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 3, तो 3x और 2x मिलके 5x हो गया, इधर जाएगा तो 6x, तो टोटल 6x आएगा। ये 3 है, ये माइनस 4, ये माइनस 7, माइनस 7 इधर चला जाएगा तो प्लस 3 के साथ जुड़ के 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3 के बराबर। एक बार x की वैल्यू आ गई, तब अगर हमको Q की वैल्यू लिखनी थी तो Q कितना है, Q है 3 माइनस एक्स, Q है 1 इंटू 3 माइनस एक्स, तो 1 इंटू 3 माइनस 5/3, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4/3। देखो जरा वहां पर Q की वैल्यू कितनी आई थी, Q की वैल्यू यहां पर भी आई थी 4/3 माइक्रोकूलम के बराबर, और वही Q की वैल्यू यहां भी आती है 4/3 माइक्रोकूलम के बराबर। उसी तरीके से Q1 निकालना है, यही x यहां रख देंगे तो Q1 आ जाएगा, और Q माइनस Q1 निकालना है तो वही x वहां रख देंगे तो Q माइनस Q1 आ जाएगा। तो ये वोल्टेज मेथड है जो हो सकता है कि हर क्वेश्चन में लगाना इतना कंफर्टेबल या इतना आसान ना हो, लेकिन अगर हम
इसको समझते हैं तो ये एक मेथड है जो कि लगाकर आंसर निकालना पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वोल्टेज मेथड से निकाल सकते हैं। और जो पहला मेथड ऑब्वियसली मैंने आपको बताया वो मेथड किरचॉफ्स लूप लॉ का है, वो हर जगह लगा सकते हैं। कोई भी सर्किट आती है, आप किसी भी एक बैटरी से चार्ज निकालिए, जितने अननोन है उतने लूप लॉ लगाइए और आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमको इस तरीके से दिया हुआ है कि ये एक बैटरी है और यहां पे कैपेसिटर है, ये दूसरी बैटरी है और ये तीसरी बैटरी है। इस तरीके से, ठीक है। इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड। ये बैटरी है 6 वोल्ट की, ये बैटरी है 4 वोल्ट की, ये बैटरी है 2 वोल्ट की। और मैं अगेन क्वेश्चन यही है कि फाइंड द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, मैं इसको भी वोल्टेज मेथड से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। आप चाहो तो खुद एक बार ट्राई कर सकते हो वोल्टेज मेथड का यूज करके। और वोल्टेज मेथड का यूज करते समय हमें क्या अजम्पशन लेना होता है कि किसी भी एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को जीरो मान लेना है। ठीक है, तो किसी भी एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को जीरो मानना है, तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को अगर हम 0 वोल्ट मानते हैं तो ये भी 0 हो जाना चाहिए, ये भी 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वायर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ठीक, अच्छा, अगर ये 0 है तो क्या इसको 6 वोल्ट कह सकते हैं, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी है। अगर ये 4 वोल्ट है तो ये 0 है तो इसको क्या 4 वोल्ट कह सकते हैं। और ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो इसको हम कह सकते हैं 2 वोल्ट। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो अगर ये 4 वोल्ट है तो ये भी 4 वोल्ट ही होगा, क्योंकि इसके बीच में और कुछ भी नहीं आया है, तो ये भी 4 वोल्ट हो गया। अगर आपको कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल चुका है, क्योंकि ये 6 है और ये 4 है, तो इसके पास चार्ज Q1 और माइनस Q1 का मान लेते हैं। और ये 4 है और ये 2 है, तो इसके पास चार्ज Q2 और माइनस Q2 का मान लेते हैं। आप दोनों कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू CV लगाएं तो हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। ठीक, उसी तरीके से इस कैपेसिटर के लिए लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू C कितना है 2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस तरीके से वोल्टेज मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम में आते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई बैटरी बना के ना दे और आपको पूरी लूप भी ना दे, सर्किट का एक पार्ट दे दे। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि ये एक वायर आया, फिर ये आगे गया, फिर ये एक दूसरा वायर आया, यहां से कैपेसिटर से जुड़ गया, ये तीसरा वायर आया, ये जुड़ गया। इस तरीके से कोई सर्किट दे दीजिए और ये सर्किट में आपको इसके आगे और कुछ बना के ना दे, तो एक्चुअली हमको कोई लूप नहीं दिख रहा है कि हम लूप लॉ लगा पाए। फिर आपको ये कहता है लेट्स से कि ये 3 कैपेसिटर जो बनाए गए हैं, इन तीनों कैपेसिटर के ये कैपेसिटेंस दिया होगा। बाकी हमको ये कहता है कि ये है मान लो 1 वोल्ट, ये है मान लो 2 वोल्ट और ये है मान लो 3 वोल्ट। ठीक है, ये C है 1 का, ये C है 2 का, ये C है 3 का। इस तरीके से माइक्रोफैरेड में है ऑब्वियसली, माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड। और ये एक जंक्शन है, इस पॉइंट को O मान लेते हैं। और क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O। तो ये सर्किट हमको बना के दी है और हमको पॉइंट O का पोटेंशियल निकालने को कहा है। क्योंकि ये कहीं कहां पे लूप नहीं है तो हम लूप तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन अभी भी आप ऐसा समझिए कि अगर ये 3 वायर हैं तो चार्जेस तो फ्लो किए होंगे
और चार्जेस अगर फ्लो किए हैं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल 3 वाले का है। मैंने मान लिया कि यहां से Q का चार्ज आया, ठीक है। ये Q का चार्ज जब आया तो इसको Q मिल गया, इसको माइनस Q मिल गया, फिर ये Q आगे बढ़ गया। जब ये Q आगे बढ़ गया तो क्या इस Q को जंक्शन मिलेगा? तो कुछ ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा। नीचे चला गया है मान लो Q1, तो लिख देंगे Q1 और माइनस Q1, और ऊपर चला गया है Q माइनस Q1 बचा हुआ, तो Q माइनस Q1 या माइनस ऑफ Q माइनस Q1, और फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो चार्ज को हमें अभी भी किसी ना किसी तरफ से लाना होगा और इस तरीके से लिखना होगा। ये जो जंक्शन है इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने मान लिया पोटेंशियल ऑफ O पॉइंट इज X, ये पॉइंट O है, ठीक है, इसका X मान लिया। अब क्या करेंगे? अब हम वही चीज लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q माइनस Q1, ठीक है। अब Q की वैल्यू C इंटू V लिखते हैं, तो Q की वैल्यू क्या लिखेंगे? C है 3, C है 3, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पॉजिटिव वाला 3 पर है, नेगेटिव वाला X पर है, तो लिख देंगे 3 माइनस X इज इक्वल टू Q1। Q1 की वैल्यू लिखेंगे, Q1 इज इक्वल टू C है 1, और पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, देखना ये पॉजिटिव प्लेट है हमारे हिसाब से, तो ये पहले आएगा X और ये 1, तो X माइनस 1 प्लस Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 इज इक्वल टू C, C कितना है 2, और पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉजिटिव प्लेट है तो X, ये नेगेटिव प्लेट है तो 2, तो X माइनस 2, तो 9 माइनस 3X इज इक्वल टू X माइनस 1 प्लस 2X माइनस 4, तो 2X और X मिलके 3X हो गया, ये इधर आएगा तो 6X हो जाएगा, ये माइनस 5 और 9 मिलके 14 हो जाएगा, तो X की वैल्यू आ जाएगी 7/3 वोल्ट, और हमको यही पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये वोल्टेज लॉ में हमें क्या करना होता है? या तो वोल्टेज हमको दिया रहता है, जिसका नहीं दिया होता उसको मानना होता है। अगर बैटरीज होती हैं तो नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को 0 मानकर, किसी दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को X मानकर चार्ज को निकालते हैं, और Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q माइनस Q1 अगर है तो Q की वैल्यू उसका CV, Q1 की वैल्यू उसका CV, Q माइनस Q1 को उसका CV, सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने आज कैपेसिटर के लिए किरचॉफ्स जंक्शन लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सीखा, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स किए, आपको बताया कि कैसे इसको यूज करना है किसी प्रॉब्लम में। ऐसी कई प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी डीपीपीज में और बुकलेट में, तो आप उनको ट्राई करिए। और उसके अलावा जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी ये जो किरचॉफ्स के हमने लॉ सीखे हैं वो आगे भी अप्लाई करने होंगे। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे हमें निकालना होगा, क्वेश्चंस कैसे करने होंगे। सीरीज पैरेलल के बाद हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समझते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पार्ट, ठीक है।